हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 5 नवंबर 2022 में जो पहली शिफ्ट आई थी इंग्लिश की, उसमें इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन आए थे। जैसा मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में और मैथ्स में दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो जिसमें जो हरियाणा स्पेसिफिक तैयारी करता है बच्चा, उसको दिक्कत आती है। तो चलिए आज देखते हैं कि इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें पैसिव वॉइस बताना है अपने को नीचे दिए गए सेंटेंस का। तो सेंटेंस है शीतल विल हैव फिनिश्ड दी वर्क। तो एक्टिव पैसिव और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, अगर हमें इनके रूल अच्छे से पता है तो ये क्वेश्चन गलत होने वाले है ही नहीं। अगर आप एक बार इनको अच्छे से कर लोगे, रूल अच्छे से याद कर लोगे, तो मतलब ही नहीं है इनका कि आप गलत कर दोगे इन क्वेश्चंस को। तो इस बात को ध्यान रखना और अच्छे से इसकी रूल्स वगैरह है ना, जो मैंने बुक बताई थी प्लिंथ टू पैरा अमाउंट करके आती है नीतू मैम की, उससे ये रूल वगैरह अच्छे से इसके याद करना। और ये अगर एक बार कर लिया तो 2 या 3 क्वेश्चन इसके पक्के आते हैं। जिन बच्चों की भी अगर इंग्लिश वीक भी है तो वो ध्यान देना कि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो स्कोरिंग होते हैं, गलत हो ही नहीं सकते। अब जैसे वर्ड मीनिंग है तो वो तो भले ही कितनी इंग्लिश पढ़ लो तो एग्जामिनर उसमें वेरिएशन डाल सकता है, पर जैसे ये आ गया एक्टिव पैसिव है, रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो अगर उसके थोड़े कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक वगैरह हमने देख ली तो ये क्वेश्चन गलत होने के बहुत कम चांस होते हैं। तो पहले क्वेश्चंस में जैसे एक एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और बाकी जब आगे आएगा तो मैं बता दूंगा। ये दोनों एक बार प्रायोरिटी बेसिस पे इनको करके देखना और फिर अप्लाई करके देखना। एक बार सीख गए तो 2 या 3 क्वेश्चन जो आएंगे वो 100% सही करके आओगे आप, गलती के चांस नहीं है इसमें। और कन्फ्यूजन होता है जैसे एक्टिव पैसिव में, और कई बार हम क्या करते हैं ना, रूल मिक्स कर देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक्टिव पैसिव में डाल दिए और एक्टिव पैसिव वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डाल दिए। तो उसके लिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए क्या ध्यान में रखना है कि जो एक्टिव पैसिव है ना उसमें टेंस चेंज नहीं होता। जिस टेंस में हमें बात बताई गई है उसी टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को या फिर कुछ थोड़ा रीअरेंजमेंट करके जो रूल होते हैं उस हिसाब से, जैसे अगर प्रेजेंट टेंस है तो अगर पैसिव भी बनाना है तो वो प्रेजेंट में ही बनेगा, पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं है, वो पास्ट में चला जाता है उसमें। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, शीतल विल हैव फिनिश्ड, तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और जो रूल क्या बोलता है, जैसे ये शीतल है ये सब्जेक्ट हो गया इसका, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, और फिनिश्ड ये मेन वर्ब होगी, और द वर्क हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो बेसिक रूल है सब इसका एक्टिव पैसिव का, उसमें क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट, अब जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जैसे द वर्क, और फिर उसके बाद में ये पूरा सेंटेंस विल हैव, और इसके बाद में बीन लग जाता है, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे फिनिश्ड आएगा यहाँ पे फिनिश्ड, और फिर बाई लग के जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बाय शीतल। ये हो गया बेसिक। कई बार मतलब थोड़ा अटपटा सा भी दे देते हैं इसमें, पर याद रखना ये बेसिक रूल है, जो सब्जेक्ट है वो बाई लग के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो रूल है हमें याद करने पूरे। अगर रूल याद नहीं है तो फिर गलती करके आओगे, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। दूसरा क्वेश्चन, पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। तो ये ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, एरर ढूंढने वाला। तो द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग 2 पीसीज ऑफ मेटल टुगेदर इज़ नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। तो जिस भी पार्ट में हमें अगर एरर दिख रहा है तो वो पार्ट हमें मार्क करना है यहाँ पे, नहीं तो फिर 4 मार्क कर दो, ऐसा बोल रहा है। तो द सिंपलेस्ट मेथड, इसमें तो मेरे को कुछ भी एरर दिख नहीं रहा। अब जैसे कुछ इसमें भी पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे द सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे बेस्ट हो गया, उसके बाद में फास्टेस्ट हो गया, और ये सिंपलेस्ट हो गया। और एक रूल होता है जिसमें बोलते हैं कि जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले जो आर्टिकल है वो द का यूज़ होता है, तो वो कर रखा है इसने, द सिंपलेस्ट मेथड। तो पहला वाला पार्ट है वो भी सही है, और दूसरे वाले पार्ट में क्या बोल रखा है, ऑफ वेल्डिंग 2 पीसीज, तो 2 है जो प्लूरल हो गया, उसके बाद में पीसीज ये भी प्लूरल है, और ऑफ मेटल टुगेदर, तो ये वाला पार्ट भी पूरा ठीक है।
और थर्ड वाला पार्ट क्या है, इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग, तो ये भी ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर एरर होता तो थोड़ा और अच्छे से बताते इसमें कि इसने ये रूल वोलेट कर दिया। जो एरर वाले क्वेश्चन है वो ग्रामर के जितने भी कंसेप्ट है वो अपने पूरे रिवाइज करवाने में बड़े यूज़फुल होते हैं। अब इसमें अगर इसने गलती करनी होती तो ये क्या कर देता, या तो दा हटा देता यहाँ से, और या फिर टू पीसेस की जगह पीस लिख देता, या फिर इज की जगह यहाँ पे आर लिख देता, तो कुछ ना कुछ मतलब गलती कर देता और फिर वो ढूंढनी होती है अपने को। तीसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पहले मैंने ऑप्शन नहीं डाले थे, फिर एक कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने इसमें बाद में ऑप्शन लिखे हैं, तो इसको समझते हैं। और इसकी जैसे ट्रिक से भी होता है, ये थोड़ा 2-3 पॉइंट होते हैं, अगर वो ध्यान में रखोगे ना तो 99% जो क्वेश्चन है वो ठीक करके आओगे आप। और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की वो तो हमें होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी पैराग्राफ है, कोई भी बुक होगी आपके पास इंग्लिश की, तो उसके 2 से 3 पेज आप डेली पढ़ के उसको समझने की कोशिश किया करो। तो रीअरेंजमेंट करने वाले जो क्वेश्चन है उसमें जैसे पता ही होगा जिन्होंने किया है भाई, कि 1 या 2 सेंटेंस होते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट में और ऊपर नीचे लिख देते हैं जंबल उसमें फॉर्म में, और उन्हें हमें एक लाइन में मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए अरेंज करना रहता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ध्यान में, जो स्टार्टिंग सेंटेंस है वो ढूंढना अपना जो पहला काम है वो होता है, कि भाई कि सेंटेंस कौन से पार्ट से शुरू होगा। अगर वो मिल गया तो उसके बाद में पहला पहला पॉइंट क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग सेंटेंस। और जो दूसरा स्टेप है उसके बाद अगर वो मिल गया, कई बार नहीं भी मिलता है उसमें, क्योंकि 2 सेंटेंस ऐसे दे रखे होते हैं कि हमें लगता है कि भाई ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर वो कंफ्यूजिंग हो तो फिर दूसरा हम देखते हैं कि पेयर बनाते हैं। पेयर, पेयर का मतलब क्या हुआ कि जैसे पी क्यू आर और एस ये दे दिया। अब जैसे क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे हिंट दिए मिलेंगे क्वेश्चन में कि जिससे हमें पता लग जाएगा कि मान लो हो सकता है कि पी और क्यू एक साथ आ रहे होंगे, या फिर क्यू आर साथ में आ रहे होंगे, आर एस, या फिर एस आर, कुछ भी हो सकता है मतलब ऐसे। और ये पेयर है ना, एक भी मिल सकता है हमें, 2 भी मिल सकते हैं, तो उससे आइडिया हो जाएगा। और कई बार तो है ना ये दोनों पॉइंट, जैसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, और अब जैसे इसमें ऑप्शन में देखो स्टार्टिंग में क्या है, आर आर और फिर एस पी, तो क्या नहीं है। और दूसरे में जैसे पेयर बनाएंगे तब कुछ ऑप्शन, जैसे इसको अगर ऑप्शन के साथ एलिमिनेट करके देखोगे तो इसमें जो ठीक होने की इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मान लो हमें एक पेयर मिल गया कि आर एस, जिस भी ऑप्शन में आर और एस साथ में ना दिखे उसको काट दो। तो चले करके देखते हैं इसको। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डीड्स इज़ टू बी, और क्यू क्या है, ऑन टू द फ्यूचर, आर क्या है, द पावर ऑफ नोबल, और एस है प्रिजर्व्ड एंड पास्ट। अब जैसे ऐसे तो सेंटेंस शुरू नहीं होता, ये कट गया, इससे हो सकता है ऑन टू द फ्यूचर, इससे भी नहीं हो सकता, और डीड्स इज़ टू बी, इससे भी नहीं हो सकता। तो मतलब हमें ये पता लग गया कि जो आर है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट है। अब एक पॉइंट पता लगते ही ये कट गया और ये कट गया, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो ए है और बी, इसमें ही आर है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो अब 50% चांस तो हो गए ना अपने ठीक होने के क्वेश्चन। अब दूसरा क्या बताया था मैंने, पेयर बनाने इसमें। तो जैसे पहले क्वेश्चन में देख, पहले पी में देखो, पी के लास्ट में क्या दे रखा है, बी, और हमें पता है कि बी के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आएगी, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही, मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अब जैसे बी, इसमें थर्ड फॉर्म है नहीं है, इसमें ये तो स्टार्टिंग पॉइंट ही है, और इसमें ये देखो थर्ड फॉर्म है। ठीक है, हमें पता लग गया कि पी के साथ में क्या आएगा, एस, दूसरा पॉइंट। अब इन दोनों में पी के साथ में एस, इसमें है पी के साथ एस, एस यहाँ है, पी यहाँ है, तो ये कट गया, तो अपना जो आंसर है वो क्या आ गया, ए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान में देने वाली बात है। जैसे आगे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे ना तो उससे पता लग जाएगा अपने को कि ऐसे अटेम्प्ट करना है। जैसे 3 चीज़ तो आपने यहाँ पे सीख ली कि बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, स्टार्टिंग पॉइंट देखना रहेगा, और ये है जो पेयर बनाने होते हैं, ये तो मेन है। अब आ गया 4th क्वेश्चन जिसमें स्पेलिंग पूछ रखी है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है।
तो स्पेलिंग के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने पढ़ा है कोई या फिर कोई वर्ड आपने देख रखा है, अपने आप से लिख के देखा है उसको, तो वो ठीक होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने कुछ नहीं देखा होता और वो मतलब इसमें जैसे यही होगा कि आपने जितनी रीडिंग और जितनी मतलब प्रैक्टिस की है ना और रिवीजन किया है, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ऐसे रूल के हिसाब से तो रूल क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। अब कहाँ ए का ई बन जाए हमें थोड़ी ना पता है। तो जैसे ये आउटरेजियस, जिसने पढ़ा है वो ठीक करके आएगा, जिसने नहीं पढ़ा वो मतलब तुक्का मार के आएगा। वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। चांसेस ज़्यादा गलत के, क्योंकि ठीक होने के तो 25% ही चांस है इसमें, अगर तुक्का मारोगे तो। हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो। जैसे आउट रे, ये जीएस ऐसा कुछ नहीं देखा तो ये गलत हो गया। अब आउटरेजियस है, आर ए आएगा, ए आएगा, तो ये इसको भी गलत कर सकते हैं हम। और ये यहाँ तक ठीक है, और मतलब यहाँ तक तो सेम ही है दोनों। और जीएस मतलब ऐसे होता है, या फिर आउट रेगस, रेगस हो गया ना ये, तो ये गलत है। पर ये आएगा तभी जब आपने पढ़ा होगा इसको पहले। ये नहीं है पहली बार देखा पेपर में और ठीक करके आ जाओगे। तो इसका ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, आउटरेजियस। अब जैसे आपने यहाँ पढ़ लिया, इसको प्रैक्टिस कर ली, अब आगे जब भी पेपर में आएगा ना तो ये गलत नहीं होना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसके मीनिंग की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं क्या क्या रहेगा। इसका मीनिंग होता है कुछ शर्मनाक हरकत करता है कोई, शर्मनाक मतलब बर्दाश्त के बाहर जो चीज़ होती है ना उसको बोलते हैं। तो कैसे याद करेंगे, इसको तोड़ दो। आउट प्लस रेजियस, रेजियस रेजियस को लिखेंगे रीजन, रीजन टाइप साउंड कर रहा है ना ये। तो आउट रीजन, अपने मतलब रीजन से आउट करना किसी को। और हम अपने एरिया से बेदखल करते हैं, जैसे गांव से किसी को बेदखल कर दिया, या फिर ऐसे किस बंदे को करते हैं जो कोई शर्मनाक हरकत करता है, मतलब कोई ऐसा काम कर देता है समाज में कि उसको समाज में रहने के लायक ही नहीं समझा जाता। तो उस बंदे को क्या करते हैं हम, बाहर कर देते हैं अपने रीजन से। रीजन मतलब एरिया होता है। तो शर्मनाक, शर्मनाक, तो आउट रीजन किस बंदे को, ऐसे याद रखना। अब आप बोलोगे कि ऐसे कितनी ट्रिक याद करेंगे, जब आप इसको रिपीट पे मतलब एक दो बार पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा याद होगा, ये ज़िंदगी में नहीं भूलोगे कभी। एक बार शुरू में तो बिल्कुल दिक्कत आएगी। अब ऐसा सोचो कि मैं चूरन दे दूंगा आपको कि एक पुड़िया लो बेटा, ये पानी में डाल के पी लेना और इसको आपको सुबह उठोगे तब सारे वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पर थोड़ा पेन है जो याद करने का, वो कम कर सकते हैं। आउट रेजियस, तो ऐसे करना है जैसे रीजन से किसी को, कौन किसको बाहर करेंगे, जो कोई शर्मनाक हरकत करेगा। ठीक है। 5वां क्वेश्चन, चूज दी वर्ड विच इज अपोजिट इन दी मीनिंग। अब इसमें बोल दिया कि मीनिंग है, उसका अपोजिट बताओ। तो मीनिंग अपोजिट बताने के लिए जो मीनिंग है हमें पता भी तो होना चाहिए कि इसका मीनिंग है क्या, तभी तो अपोजिट बताएंगे। ठीक है। स्लेंडर, शी इज़ स्लेंडर इन फिगर। तो मतलब कि पहले थोड़ा आइडिया तो लग गया हमें कि उसके फिगर के बारे में कुछ बोल रहा है। तो आइडिया से ये स्लेंडर का क्या मतलब हुआ। अब जिसको याद, वो भाई मोटा या पतला ही होता ना फिगर में, या तो मोटा होगा या पतला होगा। अब स्लेंडर जिसने पढ़ा है वो ठीक करके आएगा, जिसने नहीं पढ़ा वो गलत करके आएगा। तो याद कैसे करेंगे इसको, अब कर लो। सिलेंडर, सिलेंडर अपने जो घरों में यूज़ होता है वो सिलेंडर क्या होता है, इस टाइप में होता है ना, यही होता है। तो वो सिलेंडर क्या होता है, ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा होता है। और जो पतला आदमी होता है ना, वो भी ऊपर से लेके नीचे तक मतलब सेम होता है। जो हट्टा कट्टा होता है वो थोड़ा ऐसे होगा, उसके मान लो थोड़ा वाइड होगा ऊपर से, पैर थोड़े स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसकी शेप होती है। पर जो पतला आदमी होता है उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, ऊपर अपर बॉडी और जो नीचे तक मतलब सेम लेवल रहता है। तो इसका मतलब सिलेंडर का मतलब क्या है, पतला। ऐसे याद रखना इसको, याद करने की ट्रिक है, कहीं ऐसे ही मतलब कुछ भी समझ लो इसको। तो स्लिम फिट का तो हमें सबको ही पता है, जो मतलब पतला होता है वो स्लिम। स्ट्रॉन्ग का भी मतलब बेसिक ही है, ये ताकतवर। और ये फ्रेल और
स्टाउट। तो फ्रेल देख लेते हैं। फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, वीक, कमज़ोर या फिर वीक। इसको कैसे याद करेंगे? फ्रेल को लिखो फेल, और फेल कौन होता है? फेल वही होता है ना जो वीक होगा, कि भाई जो वीक है पढ़ने लिखने में तो वो फेल हो गया, या फिर किसी भी फील्ड में अपना अगर वो वीक है, कमज़ोर है, तो वो फेल होता है। ठीक है। और स्टाउट, स्टाउट का मतलब होता है मोटा। इसको कैसे याद करेंगे? स्टे प्लस आउट। मैं जो ये लिख रहा हूँ ना, ये इसी वर्ड से तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ। जैसे इसको लिख दिया मैंने स्टे, और लास्ट का जो ये आउट है, ये आउट, ऐसे याद करना है, कहीं कुछ भी बना दो इसका। अब जैसे फेल है, इसमें आर हटा के फेल लिख दिया। सिलेंडर है, सिलेंडर मैंने बताया था कैसे होगा। और ऐसे ही इसको बताया था, जैसे आउट है तो आउट, और रेजियस को रीजन। नहीं तो कुछ भी लिखोगे तो ऐसे तो 1000 वर्ड है, कुछ भी याद नहीं कर पाओगे फिर तो स्टे आउट। तो स्टे आउट मतलब क्या है? कि जो बंदा अपने कपड़ों से बाहर रहता है, स्टे आउट मतलब जो मोटा बंदा होता है वो उस अपने कपड़ों से बाहर रहता है, या उसका पेट बाहर होगा, या फिर कुछ भी है, जैसे चर्बी बाहर रहती है। तो इसको ऐसे याद करना है कि जो मोटा आदमी होता है ना, वो स्टे आउट होता है किससे? अपने कपड़ों से। तो ट्रिक क्या होगी? जो अपने, ठीक है। छठा क्वेश्चन, अब इसमें बताना है कि 4 अल्टरनेटिव दे रखे हैं, उसमें से क्या करना है? कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर दी गिवन सेंटेंस। ये है वन वर्ड। वन वर्ड में क्या होगा कि एक कुछ भी डिस्क्राइब करेगा सेंटेंस के थ्रू, और उसमें बताना इसको क्या बोलते हैं। कि एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज। कि कोई भी अपार्टमेंट या बिल्डिंग है जिसमें जो हर अपार्टमेंट है वो लोगों के द्वारा सेपरेटली ओन किया जाता है, जैसे फ्लैट वगैरह होते हैं उस टाइप में। और एक शेयर कॉमन एरिया होता है, जैसे फ्लैट बनते हैं ना, तो फ्लैट तो उनका पर्सनल होता है, पर शेयर्ड एरिया का मतलब क्या होता है? जिसमें हर कोई बंदा शेयर करता है। मान लो कोई गार्डन बना दिया उसमें सोसाइटी में, और या फिर जिम बना दी, या फिर स्विमिंग पूल बना दिया, तो वो शेयरिंग में होता है, मतलब एक के हिस्से का नहीं होता, वो हर कोई उसमें यूज़ कर सकता है उसको। तो वो शेयर्ड एरिया होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। अब फिर वही बात आ गई कि मीनिंग हमें याद होने चाहिए तभी बता पाएंगे। अब कारावान का मतलब होता है ग्रुप ऑफ व्हीकल्स। ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? कार प्लस वाहन। तो कार और वाहन, तो इसको रिलेट कर पा रहे होंगे आप। तो ग्रुप ऑफ कार्स बोल सकते हैं, वाहन व्हीकल हो गया। तो उसको ऐसे याद करेंगे, और पेपर में देखोगे तो डायरेक्ट याद आएगा। फिर आ गया आपका मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स वही होता है जिसमें मल्टी, मल्टी का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा। और वैसे तो सिनेमा टाइप में बोलते हैं मल्टीप्लेक्स, उसको बोलते हैं, जैसे सिनेमा हॉल है उसमें मल्टीपल स्क्रीन होती है तो उसको मल्टीप्लेक्स बोल देते हैं। और ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स जिसमें ग्रुप ऑफ टू, और मल्टीप्लेक्स ग्रुप ऑफ मल्टी मतलब दो से ज़्यादा। तो ये चीज़ होगी। तो ये भी नहीं हो सकता, और ये तो होगा ही नहीं, और अपना आंसर है जो वो 2 आएगा, कॉन्डोमिनियम। इसको कैसे याद रखेंगे? मान लो फ्यूचर में आ गया तो कैसे याद करेंगे इसको? इस वाले पार्ट को देखो, डोमिनियन। डोमिनियन, और डोमिनियन से हमें याद आता है डोमिसाइल। और डोमिसाइल हमें क्या बताता है? डोमिसाइल हमें ये बताता है कि कोई बंदा कहाँ का मतलब मूल निवासी है। मान लो जैसे हरियाणा डोमिसाइल बनता है उस हिसाब से, तो डोमिसाइल क्या बताएगा? और कौन को ये कौन से बना दो, कौन हिंदी वाला।
तो मतलब कौन कहाँ का निवासी है, इससे मतलब कौन से अपार्टमेंट में रहता है, इससे रिलेट कर सकते हो आप इसको। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है, ऐसे मतलब कुछ भी इसको मतलब रियल मत मान लेना। इससे फ्यूचर में आप जब रिवाइज करोगे तो ये अपने आप याद होते चले जाएंगे। तो डोमिसाइल से याद रखना कि मतलब रहने की जो जगह है या उसके बारे में बात कर रहा होगा इसमें ना। अब जब जैसे दूसरी बार रिपीट करोगे, फिर तीसरी बार, थर्ड टाइम में तो पक्का ये 100% इसको मतलब शॉर्ट ट्रिक भी भूल जाओगे आप, डायरेक्ट वर्ड मीनिंग ही याद हो जाएंगे इसको। तो जितने भी मैं पेपर करवाऊंगा उसमें जितने भी वर्ड आते हैं वो थोड़ा उनकी शॉर्ट ट्रिक वगैरह, जैसे ये पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल जो है उसमें मैं डाल देता हूँ, तो वहाँ से मतलब डाउनलोड कर सकते हो आप इसको। टेलीग्राम भी यही है मेरा, योर प्रिपरेशन गाइड, इसका लिंक डाल देता हूँ। वो वेरिफिकेशन मांगते हैं इसमें यूट्यूब में, तो अ, अभी शो नहीं हो रहा होगा, तो वेरीफाई होने के बाद आपको ये शो होने लग जाएगा। फिर 7th क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन द मीनिंग। अब देखो ये फिर से वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन आ गया। अंडरलाइन, इसके नीचे थी अंडरलाइन। अर्थक्वेक्स आर फ्रीक्वेंट इन जापान। जापान में जो है वो भूकंप सामान्य है, मतलब बार बार आते हैं। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है? बार बार आना, जो बार बार होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है जिसकी। ठीक है। अब रेयर का मतलब क्या होता है? कभी कभार, कभी कभार। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो मतलब जिसका अस्तित्व खत्म हो गया हो, जैसे डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए, कंप्लीटली ख़त्म, कंप्लीटली वेनिस्ड। एक्सटिंक्ट, पूरी तरह से गायब, ख़त्म, पूरी तरह ख़त्म। इसको कैसे याद करेंगे? एक्सटिंक्ट, इसको याद करो एग्जिट। जैसे ये है ना, इसके आई लगा दो तो ये हो गया एग्जिट, मतलब पूरी तरह से एग्जिट हो गया जिस भी चीज़ का, वो पूरी तरह समाप्त हो गई, तो वो उसको बोलेंगे एक्सटिंक्ट। अनयूजुअल, तो यूजुअल तो वो होता है जो मतलब आम तौर पर हम देखते हैं जो भी चीज़ होती है, और अनयूजुअल जो है वो मतलब कि कॉमन नहीं होता वो चीज़। अब जैसे मान लो बोल दे कि कोई भी काम है कि यूजुअली मैं आम तौर पर मैं 7 बजे उठता हूँ सुबह, तो वो आम तौर पर है, पर जैसे मान लो किसी दिन आप 1 बजे उठे सुबह, तो वो यूजुअल नहीं है, आपके लिए भी नहीं है और घर वालों के लिए भी नहीं है, तो इसको बोलेंगे अनयूजुअल। तो ये भी नहीं होगा। और फ्यू का मतलब फ्यू नंबर को डिनोट करता है। फ्यू मतलब होता है कुछ या थोड़ा, जैसे फ्यू पीपल बोलते हैं। ठीक है। तो इसका क्या आएगा अपोजिट? फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट होता है बार बार और रेयर होता है कभी कभार। ठीक है। रेयर को कैसे करेंगे? रेयर, तो आजकल न्यूज़ में चल रहा है ना, रेयर अर्थ मेटल, मेटल या मिनरल। ठीक है। तो रेयर अर्थ मिनरल क्या होते हैं? जो मतलब धरती पे जो ऐसे मिनरल है जो आमतौर पर नहीं पाए जाते, कुछ स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो मतलब रेयर मतलब बिल्कुल ही ऐसे कि कहीं कहीं छोट मोट जगह पे ये अवेलेबल होते हैं, तो कभी कभार होना इसमें, इसको बोलते हैं रेयर। ठीक है। 8वां, 8वें में क्या है? मीनिंग बतानी है। अंडरलाइन ईडियम, ईडियम पूछ लिया, फिर से वो कैब का क्वेश्चन आ गया। हर स्पीच इज़ ऑलवेज फुल ऑफ टोल स्टोरीज, मतलब कि जो उसने भाषण दिया उसमें क्या था, वो भरी हुई थी किस चीज़ से? टोल स्टोरीज, और इसका मीनिंग बताना है। तो टोल स्टोरी जिसने नहीं पढ़ी वो क्या हिंदी में क्या बोलेगा कि बड़ी स्टोरीज थी, लंबी स्टोरी होगी, पर इसका मीनिंग जो होता है ना वो होती है, टोल स्टोरी का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी डिंगे डिंगे हाँकना, जितना नहीं होता उससे बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बोलना, उसको बोलते हैं, मतलब फेक बोल सकते हैं या फिर कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसको बोलते हैं टोल स्टोरीज़। बड़ी बड़ी बातें करना, इस टाइप से होता है। तो रियलिस्टिक तो बिल्कुल नहीं होती जो बड़ी बड़ी बातें करती है, मतलब रियल तो नहीं होती वो।
लंबी, लंबे के बारे में तो, छोटी और बड़ी के बारे में तो कुछ बात ही नहीं कर रहा। और हीरोइक डिड्स, ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके देखोगे तो फिर मतलब चांसेस अपने ज़्यादा होते हैं कि ठीक क्वेश्चन को मार्क करके आओगे ऑप्शन को। हीरोइक स्टोरीज मतलब हीरोइज्म के बारे में कुछ डिस्कस किया है इसने यहाँ पे नहीं। और एग्जाजरेटेड टेल्स, अब जिसको मीनिंग नहीं भी पता होगा, देखो ऊपर वाले जो 3 थे इनके मीनिंग हमें पता थे कि ये नहीं आ सकते, तो ऑटोमेटिक है भाई। जिसको एग्जाजरेटेड का मतलब नहीं पता, ऊपर वाले 3 अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो फोर्थ होगा ऑप्शन वही आंसर है अपना। अब इसका मतलब क्या होता है एग्जाजरेटेड, इसका मतलब होता है वही बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। कैसे याद करना है इसको, इसको एक्स को लिख दो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, और जरेटेड को लिख दो जनरेटेड। मतलब जो एक्स्ट्रा जनरेट करके अपनी साइड से कुछ ऐड करके बताता है, जो रियल स्टोरी नहीं बताता है अपने को, और जो एक्स्ट्रा जनरेट करके हमें कुछ बताएगा उसको बोलते हैं क्या, एग्जाजरेटेड। तो 10 मीनिंग तो मेरे ख्याल में अभी तक हमने कर लिए होंगे जिनकी ट्रिक के साथ, और ये भूलना नहीं है। अगर आगे रिपीट होगा ना क्वेश्चंस में, कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कितना याद करेंगे, भाई जितना करवा रहा हूँ उतना तो करो पहले। अब ये आ गई जो लास्ट वाला पोर्शन था इंग्लिश का, मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करवाई थी, कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस। तो कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो मैंने बताया था कि डेली 2 या 3 जो पैराग्राफ है वो आपको रीड करने और उनको समझने की कोशिश करनी है। अगर इंग्लिश में रेगुलर रहोगे आप तभी इंग्लिश आएगी, नहीं तो अगर डर डर के ये 1 दिन कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर कर लिया छोड़ दिया, ऐसे नहीं आएगी। तो रेगुलर रहना है इसमें, ठीक है। तो इसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीट करने के लिए और कम टाइम में करने के लिए क्या करना है ना, पहले कॉम्प्रिहेंशन मत पढ़ना, पहले जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं ना वो पढ़ना, ताकि जब हम अब ये तो छोटा दे रखा है, कई बार ऐसा होता है कि 3-4 उसमें दे देते हैं, ये मतलब बहुत बड़ा होता है वो, तो हमें पता ही नहीं लगता कि क्या पढ़ लिया और क्या छोड़ दिया और क्या क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो पहले जब हम क्वेश्चन करेंगे इसमें और क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या पूछ रखा है, तो उसके बाद में जब हम ये पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे ना, तो उससे पता लग जाएगा अपने को कि भाई इस लाइन में अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर है। तो पहले में क्या बोल रखा है, बिसाइड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडिया इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैश लार्जेस्ट कंट्री। मतलब कि बिसाइड का मतलब होता है के अलावा, एक द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मतलब कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन होने के अलावा इंडिया जो है वो क्या है, वर्ल्ड की डैश लार्जेस्ट, कि कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है, 3rd लार्जेस्ट है, 5th है, 10th है, 7th है। तो ये भी जैसे अपने पैसेज में हमें जहाँ पे भी दिखेगा वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या है, टूरिज्म इज़ एन इंडस्ट्री ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू आवर कंट्रीज़। मतलब टूरिज्म जो है ना वो ऐसी इंडस्ट्री है जो कंट्रीब्यूट करती है अपने कंट्री की, किस में, पॉपुलेशन और एम्प्लॉयमेंट में, एग्रीकल्चर या फिर रिलीजन धर्म में, एजुकेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट में, और रिलीजन और स्टेटिस्टिक्स में, ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द अबो पैसेज विच मीन्स ए कंट्रीज हिस्ट्री ट्रेडिशन एंड कल्चर। तो ऐसा जो मीनिंग या फिर वर्ड ढूंढो पूरे पैसेज में से जिसका मीनिंग है कि कंट्री की जो हिस्ट्री है उससे रिलेशन है और ट्रेडिशन के बारे में बताता है या फिर कल्चर के बारे में बताएगा। तो इस क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन के लिए तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है पैसेज। आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान, आइडेंटिटी कार्ड होता है जैसे, तो ये होगी क्या, पहचान। हेरिटेज, हमने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये साइट आ गई इंडिया की, जैसे 80+ साइट है, तो जिनकी मतलब हिस्टोरिकल कुछ वैल्यू होती है, जिस भी जैसे ताजमहल है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी। तो इस टाइप में इसका जो है हिस्ट्री से रिलेशन है, तो ये मतलब आंसर हो सकता है अपना। बाकी देखते हैं, वैसे यही होगा। प्रिस्टीन, प्रिस्टीन का मतलब क्या होता है, प्रिस्टीन का मतलब होता है बिल्कुल प्योर, ठीक है, प्योर शुद्ध।
कैसे याद करेंगे? इसको करो प्री प्लस स्टीन को कर दो स्टेन। स्टेन मतलब होता है दाग धब्बा। ठीक है, तो मतलब दाग और प्री का मतलब होता है पहले। तो दाग धब्बा लगने से पहले क्या होती है कोई भी चीज़? बिल्कुल प्योर होती है ना। मान लो किसी चीज़ को हमने यूज ही नहीं किया तो उस पर दाग धब्बा लगेगा नहीं, तो वो क्या होती है? प्योर। तो इसको ऐसे रखना है याद, प्री स्टेन, स्टेन से पहले क्या होती है? प्योर। और अट्रैक्शन मतलब वही पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो हमें आकर्षित करता है उस टाइप में, तो ये हो गया अट्रैक्शन। तो ये नहीं होगा, इसका भी मीनिंग अलग हो गया और इसका भी मीनिंग अलग हो गया। तो अपना ये तो बिना कॉम्प्रिहेंशन पढ़े ही हमने बता दिया। अब ऊपर के जो दो क्वेश्चन है वो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, वन ऑफ दी। और उसके बाद में क्या बोल दिया? विच ऑफर्स ए कैलेडोस्कोप ऑफ कल्चरल एक्सपीरियंसेस, ये होता है व्यू बोल सकते हैं इसको, व्यू। कैलेडोस्कोप वैसे दूरबीन टाइप होता है। तो मतलब क्या प्रोवाइड करता है इंडिया? कल्चरल जो मतलब वेरियस वेरियस जो है अपने यहाँ पे क्या है कल्चर्स है, उसका एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करता है इंडिया। द कंट्री हैज़ ए रिच हेरिटेज, मतलब जो पुरानी जितनी भी रिच वैल्यू है, बिल्डिंग्स है, कुछ भी है, मतलब कल्चरल वाइज, और उसका वो है अपने पास काफ़ी ज़्यादा। और न्यूमरस जो है वो अट्रैक्शन है, मतलब अट्रैक्ट करने वाले काफ़ी पॉइंट है इंडिया में। मान लो ताजमहल है या इस टाइप में बोल रहे हैं। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द स्नो कैप्ड हिमालयन पीक टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द साउथ। मतलब स्ट्रेच का मतलब होता है फैलना, फैलाव। तो ये कहाँ तक फैला हुआ है कि स्नो कैप्ड मतलब हिमालय की जो चोटी है वो बर्फ़ से ढकी हुई है। पीक टू दी ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट ऑफ द साउथ, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट मतलब जंगल है ऑफ साउथ, साउथ में कवरिंग कितना है? 3,28,72,263 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया बता दिया। इट इज़ वर्ल्ड, ये आ गया ना अपना क्वेश्चन, वर्ल्ड की जो है 7th लार्जेस्ट। तो पहले में क्या बोल रहा है? 7th, ये आ गया पहला अपना। और उसके बाद में डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दी रेस्ट ऑफ एशिया, मतलब ये है ना बाकी के एशिया से, जितने भी एशिया की अलग कंट्री है उनसे सेपरेट किस चीज़ से होता है? जैसे नॉर्थ में क्या हो गया? हिमालयन माउंटेन्स, और फिर नीचे क्या है अपने? समुद्र। तो सी विच गिव्स द कंट्री ए डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, मतलब जो हमें अलग पहचान देता है। इंडिया शोकेसेस, क्या शोकेस करता है? ए वैरायटी ऑफ हेरिटेज, वही पुरानी चीज़ें, रिसोर्सेज क्राफ्टेड 100 एगो, जो मतलब सौ कई सौ साल पुरानी जो चीज़ें हैं वो अभी भी हमें मतलब शोकेस करता है। एगो फ्रॉम ह्यूज हेरिटेज साइट्स टू प्रिस्टीन सी, प्रिस्टीन मतलब शुद्ध प्योर सी, और बीचेस, बीचेस मतलब जो अपना सी बीच होता है। टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स टू सब्सटेंशियल इकोनॉमिक, जो अब देखो ये अपना जो 10th क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू हो गया, इसमें कुछ मिलेगा। टूरिज्म क्या कंट्रीब्यूट करता है? सब्सटेंशियल मतलब काफ़ी हद तक, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और उससे हमें क्या जनरेट होता है? बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार जनरेट होता है। तो ये क्या बोल रहा है? टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू आवर कंट्रीज पॉपुलेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें देखो कहाँ पे कहीं पॉपुलेशन का इसने मतलब डिस्कस किया है? तो पॉपुलेशन कहीं नहीं है, तो ये काट दो। एग्रीकल्चर के बारे में बताया है इसमें कहीं? नहीं ना, तो ये काट दो। एजुकेशन के बारे में बताया है? तो ये बता रखा है, एजुकेशन ये है। और एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहीं पे बता रखा है? ये बता रखा है, तो ये अपना आंसर है। रिलीजन के बारे में तो कहीं नहीं बता रखा, तो ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन जब एलिमिनेट करोगे तो 3 वाला आ जाएगा, और वैसे भी हमने देख लिया पूरा अच्छे से समझ के। तो ऐसे अप्रोच करना है, जो भी पैराग्राफ आएगा ना, पहले क्वेश्चन पढ़ा उसके बाद में फिर पूरा मतलब कॉम्प्रिहेंशन और पैराग्राफ पूरा रीड करना है। 12वां क्वेश्चन क्या आएगा? इसमें हमें सिलेक्ट करना है क्या? मोस्ट अप्रोप्रिएट प्री पोजिशन। और प्री पोजिशन के बारे में मैं आपको बता दूं, इसके 2 क्वेश्चन तो पक्के ही आते हैं, और ये ऐसा टॉपिक है जो मतलब फेवरेट होता है एग्जामिनर का।
और इसको इग्नोर नहीं करना, और इसका ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। ये जो मैंने बुक बताई है नीतू मैम वाली, नीतू सिंह, उसमें प्रीपोजिशन का एक अलग से चैप्टर दे रखा है, और उसमें जैसे 300-400 प्रीपोजिशन दे रखे हैं। जैसे मान लो कुछ भी इज ये दे रखा है, किसी ऑफ का बता दिया, इन, एट, ओवर, इस टाइप में कि कौन से वर्ड के पीछे क्या लगता है। अगर आपने वो याद कर लिया ना, फिर आपको इजी लगेगा। वरना फिर अगर आपने पढ़ा होगा कुछ सेंटेंस तो उसमें अप्लाई कर दोगे, नहीं तो आपको लगेगा कि इसमें इन भी आएगा, विद भी हो सकता है, फॉर भी हो सकता है। कुछ होते हैं बेसिक क्वेश्चन जो आराम से हो जाते हैं, पर जैसे जो टिपिकल आते हैं ना, वो अगर आपको वो लिस्ट याद होगी, जैसे डेली के अगर 10-15 भी याद करोगे, इससे ज़्यादा याद होंगे भी नहीं, वो कंफ्यूज करते हैं। तो अगर 15-15 भी अगर डेली याद करोगे तो 300 है, तो 20 दिन में आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसको रिपीट पे ही करना है अगर प्रीपोजिशन के क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं इसके, 2 तो आते ही हैं। मैंने मतलब हर एग्ज़ाम में नोटिस किया है कि ये पूछते हैं प्रीपोजिशन। और इसका कोई भी ऐसे में मतलब समझाने वाली चीज़ नहीं है, बस वही है, अगर या तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आपने रीडिंग अच्छी कर रखी होगी इसमें, तब आएगा। नहीं तो फिर वही है, आपको जैसे वो लिस्ट है अगर वो याद होगी तो फिर क्वेश्चन मतलब इसमें से फंस जाता है। दी ओल्ड मैन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू, अब जिसने वो लिस्ट पढ़ी होगी तो उसको पता होगा कि लुक फॉरवर्ड के बाद में टू आता है। तो इसमें क्या समझाऊं मैं, कुछ भी नहीं समझा सकता, बस वही है, रट्टा मारना है इसका। लुक फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू आएगा इसका, ठीक है। अब 13वां क्वेश्चन वही प्रीपोजिशन पे फिर से पूछ लिया। सी सक्सीडिड डैश डिंट ऑफ परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब होता है जो लगातार कोशिश करता है कुछ पाने की। एंड हार्ड वर्क, मतलब वो कैसे सक्सीड हुई। अब इसमें कैसे मतलब पता करोगे कि कैसे क्या आएगा। अब जिसने वो लिस्ट पढ़ी है ना, वो शायद पहले या दूसरे पेज पे ही है उसमें कि बाई दी डिंट ऑफ, ये दे रखा है उसमें। अगर आपने पढ़ा होगा ना तो 1 सेकंड में आंसर मारोगे, कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बाई कहाँ पे इसमें, 4th ये आ जाएगा। अब 14th क्वेश्चन, अब ब्लैंक फिल आउट करना है। ऑप्शन गिवन बिलो, दी बैटल ऑफ वाटरलू वाज वोन डैश ऑफ इटन, इटोन, तो ये जगह का नाम है, ठीक है। तो जो वाटरलू की लड़ाई हुई थी, वाज वोन। अब जैसे ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस में जैसे ये क्या दे रखा है, पास्ट टेंस में दे रखा है, तो जो भी क्वेश्चन अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में ऑप्शन दे रखा होगा ना, उसको पहले ही काट दो, ठीक है। इन दी प्लेड, कोई मीनिंग ही नहीं बनता, इसको काट दो। विद दी प्ले फील्ड, अब ये जैसे प्रेजेंट में दे दिया, इसको काट दो। ऑन दी प्लेइंग फील्ड्स, ये हो सकता है। फॉर प्ले फील्डेड, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मतलब मीनिंग ही नहीं बनता कुछ। तो इसका जो है वो 3 आ जाएगा। जो वाटरलू की लड़ाई है वो ऑन दी प्लेइंग फील्ड्स, मतलब इन मैदानों पे हुई थी। ऑफ किस पे, कहाँ, ये जगह है जैसे इटोन है, इस जगह पे हुई थी, इसके फील्ड्स में हुई थी, जहाँ पे मतलब मैदान में, एटॉन्स के मैदान में हुई थी। तो 15th क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। पिक आउट द करेक्ट, अब ये देखो इनडायरेक्ट आ गया। मैं जैसे बोल रहा था ना, 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव एक्टिव के आते हैं, कई बार ज़्यादा भी पूछ लेता है, और ये सबसे ईजी पार्ट है इंग्लिश का। इसमें सिर्फ आपको रूल याद करने, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ये क्या बोल रहा है, आई हैव बोट ए हाउस ही सेड, उसने बोला कि मैंने एक घर खरीदा है। तो इसको जैसे रूल के हिसाब से देखेंगे तो ये जैसे डायरेक्ट स्पीच है, और ये होगी डायरेक्ट में, और इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो ऐसे आएगा, ही सेड, सेड के बाद में क्या लगता है, दैट, और आई का जैसे थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है ही, और मैंने बोला था टेंस कन्वर्ट हो जाता है इसमें। जैसे हैव है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसका पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा ही हैड, और हैड के बाद में भी बोट थर्ड फॉर्म बोट ही होता है, बोट ए हाउस, ऐसे करना है। अब कौन सा ऑप्शन है, ही सेड दैट ही वुड तो बिल्कुल ही ऐसे, जैसे ऑप्शन से अगर आप एलिमिनेट करके देखोगे ना, तो जैसे ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट और ही सेड दैट,
यहाँ तक तो मतलब सेम ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ही भी ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक आएगा। जैसे इसमें वुड है, इसमें हेड है, इसमें हैज है और इसमें बोट है। तो जैसे अगर आपको एक रूल भी इसका याद होगा कि भाई हैज हैव जो है ना वो हेड में कन्वर्ट होता है, तो हेड किस में है, एक एक ऑप्शन में दे रखा है, तो ये डायरेक्ट मार के आओगे आप। सिर्फ आपको एक रूल मतलब, और इसमें ज़्यादा रूल होते भी नहीं भाई, 15 या 16 ही रूल होते हैं एक चैप्टर में। तो टोटल अगर 30 लाइन याद कर ली आपने तो 2 क्वेश्चन पक्के हो गए आपके। ठीक है, ऐसे करना है इनको। तो वही है, एक ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्री। अब कॉम्प्री और एक फिर रीअरेंजमेंट PQRS। तो इसके 3 क्वेश्चन थे और इसका एक क्वेश्चन आया था क्लोज का बोल दो, या फिर जैसे 14 क्वेश्चन है ब्लैंक्स का, इसमें एक क्वेश्चन आया है। तो 4 क्वेश्चन तो ये है। उसके बाद में वोकैब के मैंने बताया, कॉम्प्री में भी एक वोकैब का क्वेश्चन था। और ग्रामर, ग्रामर क्या आएगा, ग्रामर में भी पूछ रखा है, जैसे एरर पूछ लिया, उसके बाद में क्या, ये एक्टिव पैसिव, और फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 3। उसके अलावा तो कुछ नहीं आया। अब इस एरर को फाइंड आउट करने के लिए आपको मतलब चैप्टर हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। और वोकैब है, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये यहाँ पे भी यूज होगी और ये इस साइड भी यूज होगी। ठीक है, तो ऐसे करना है इसको, अप्रोच भी ऐसे ही है। अगर आप जैसे 2 घंटे पढ़ रहे हो इसको, इंग्लिश को, इसका वीक है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो अपने टाइम को। और ग्रामर भी एक साथ शुरू करना है, वोकैब भी, वोकैब में मान लो 1 या 2 चैप्टर है वो कर लिया आपने शुरू। उसके बाद में फिर कॉम्प्रिहेंशन, जैसे डेली के 2 या 3 जो कॉम्प्रिहेंशन है वो लगा के देखो, उसके क्वेश्चंस लगा के देखो, अगर हो रहे हैं वो समझ में आ रहे, मान लो 1 महीना करोगे ना तो आपको अपने आप से मतलब इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी। तो इस टाइप में करना है इसको, और स्किप नहीं करना है। ये जितना आप रेगुलर रहोगे उसमें इतना ही ज़्यादा आपका बेनिफिट है, उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छे से। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि वो कैब तो ऐसे, जैसे आज मैंने यहाँ पे कितने करवाए, मैंने 10-12 तो वर्ड यहाँ पे मैंने ट्रिक के साथ करवाए हैं। ऐसे ही जैसे डेली आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे और ख़ुद से करोगे तो उसमें वो जो नंबर है ना वो बढ़ता चला जाएगा, और 1000 से अगर ऊपर वर्ड हो गए तो एक डिसेंट वो कैब आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। और हर फील्ड में, यहाँ ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में ही काम आती है, ये बाद में भी कुछ भी है, कुछ भी कोई पूछ लेगा तो ऐसा नहीं होगा कि आप ब्लैंक हो, बिल्कुल भी आपको कुछ ना कुछ आता होगा। और जितनी आप मेहनत करोगे इसमें उतना ही जो है वैल्यू ऐड होती चली जाएगी। और एग्ज़ाम तक तो मतलब मेंस का जो पेपर होगा उससे पहले तो श्योर शॉट है। अगर इसमें भी थोड़ा जैसे 2 महीने हैं, 2 महीने करके देखो आप इसको, तो ये बेस्ट मेथड है ट्राई करने का। जो मैं करवा रहा हूँ वो करो, और साथ में जैसे एक्स्ट्रा कुछ करके मीनिंग वगैरह वो याद करो। और जो ये वोकैब वाली सीरीज़ है, इस ये भी मैं लेके आऊँगा, जो जिसमें भी जैसे वन वर्ड है, कॉम्प्रिहेंशन है, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन नहीं, वन वर्ड है, इडियम फ्रेजेस है, सिनोनियम है, एंटोनियम है, और एक स्पेलिंग होती है, वो तो आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।